हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट के जान 2018 के क्वेश्चन के पेपर के बारे में। ये कोड सी है जो मैंने डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे मैं। ऑफ कोर्स ए बी सी और डी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ उसका जो सीक्वेंस है वो चेंज है। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर हम उठा लें तो क्वेश्चंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ उसके सीक्वेंस में चेंजेस होंगे। तो मुझे कोड सी मिला तो मैं कोड सी को यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखें तो आर्टिफिशियल स्वीटनर अस्पार्टम इज। सो अस्पार्टम को अगर हम स्प्लिट कर दें तो ए एस दैट इज अस्पार्टिक एसिड एंड पी आर दैट इज़ फिनाइलएलानाइन एंड मिथाइल ईस्टर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें अस्पार्टम में प्रेजेंट होती है। तो उसके फॉर्म्स कैसे हैं, एल फॉर्म से या डी फॉर्म से, ये हमें पता होना चाहिए। तो अस्पार्टम में जो दोनों होते हैं अस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइलएलानाइन, ये जो दोनों होते हैं वो एल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो बोथ आर प्रेजेंट इन एल फॉर्म। सो इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें तो इन ह्यूमन हाइपर ट्राइक्लोरोसिस is inherited as a Y-linked trait. If the man married with a normal woman, which of the following type of offsprings may they have? पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे ये लिख दिया है कि ये Y-linked trait है। अगर ये Y-linked trait है तो हमें एक चीज़ पता है कि फीमेल जो होती है वो XX होती है और मेल जो होते हैं वो XY होते हैं। अगर वो Y-linked डिसीज़ है तो अगर हम इसका क्रॉस कर दें तो फीमेल से कोई डिसीज़ ट्रांसफ़र नहीं होने वाली, जो कोई होने वाली है वो मेल से ही ट्रांसफ़र होगी। अलॉन्ग विद दैट अगर हम देखें तो डॉटर में जो आने वाले हैं वो तो XX ही आने वाले हैं क्रोमोसोम, सिर्फ सन में XY आने वाले हैं, राइट। सो जो Y आएगा सारे सन में वो अफेक्टेड फॉर्म में ही आने वाला है। इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑल सन्स एंड डॉटर विल बी हैव हाइपर ट्राइक्लोरोसिस। सो डॉटर में नहीं होगा क्योंकि डॉटर तो एक्स होती है, राइट। सो डॉटर में ये डिसीज़ नहीं ट्रांसफ़र होगा क्योंकि वो वाई लिंक डिसीज़ है। ऑल सन्स विल हैव हाइपर ट्राइक्लोरोसिस बट नन ऑफ द डॉटर। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है क्योंकि अगर हम सन देखें तो हर एक सन में वाई तो होगा और वाई जो आने वाला है वो उसी फादर से आने वाला है जो अफेक्टेड है। सो ऑफ कोर्स ऑल सन्स आर अफेक्टेड, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सो इसका आंसर बी हो सकता है। ठीक है, ओनली हाफ ऑफ द सन विल हैव हाइपर ट्राइक्लोरोसिस बट नन ऑफ द डॉटर। हाफ नहीं होगे क्योंकि सारे वाई या सारे सन में जो वाई क्रोमोसोम आने वाला है वो अफेक्टेड ही आएगा। अगर वो अफेक्टेड आ रहा है तो इसका मतलब सारे के सारे जो सन्स है वो अफेक्टेड होंगे। नन ऑफ द चिल्ड्रन विल हैव, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें कि कहा है कि ऑल सन्स आर अफेक्टेड एंड डॉटर्स विल नॉट बी अफेक्टेड। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें तो थर्ड क्वेश्चन है सेल सिग्नलिंग से। व्हेन द सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड टू द जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर देन जी प्रोटीन विल बी। अगर हम देखें तो जी प्रोटीन में अल्फ़ा बीटा एंड गामा ये तीन चीज़ें होती है। अलॉन्ग विद दैट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होता है वो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अगर इसमें सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड हो जाए तो वो जी प्रोटीन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे ये लिखा है, सॉरी, सो व्हेन द सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड टू द जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर द जी प्रोटीन विल बी। सो जी प्रोटीन क्या होगा, तो पहले जी प्रोटीन क्या होगा, एक्टिवेट होगा। उसमें क्या हमें पता है जी प्रोटीन में अल्फ़ा बीटा एंड गामा होता है। जब GPCR खुद को एक्टिवेट करता है तो वो क्या करता है, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और उस जी प्रोटीन के अल्फ़ा सब यूनिट एंड बीटा एंड गामा सब यूनिट अलग होते हैं और फिर वो किसी अफेक्टर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, एक्टिवेट करते हैं। सो वो पहले खुद को एक्टिवेट करेगा। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद है द लार्जेस्ट एंड पोटेंशियल रिजर्वायर ऑफ कार्बन। सो लार्जेस्ट एंड पोटेंशियल रिजर्वायर ऑफ कार्बन का रिजर्वायर है होता है ओशन।
सो ओशन में सबसे ज़्यादा कार्बन है और वो लार्जेस्ट एंड पोटेंशियल रिजर्वायर है कार्बन का। उसके बाद अगर हम देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज़ रिकॉर्डेड एज ए लास्ट एक्सटिंक्ट स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ। लास्ट एक्सटिंक्ट स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ जो है वो है डोडो। सो डोडो ये एक ऐसा एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। अलॉन्ग विद दैट आप और जो एनिमल्स है उसकी जो एक्सटिंक्ट की लिस्ट है वो भी आप लिस्ट आउट करके रख सकते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी त्रार और नीलगिरी ट्रैगस हैलोक्रिरियस इज़ ओनली कन्फाइंड टू। सो वो कहाँ, इसका मतलब ये है कि नीलगिरी के प्लांट जो है वो मोस्ट कॉमनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं या फिर कहाँ है मोस्ट कॉमनली, तो वो जो है वो केरला में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ कैविकुलम नेशनल पार्क केरला। सो यहाँ पे वो मोस्ट कॉमनली क्या होता है, प्रेजेंट होता है और कन्फर्म्ड होते हैं। उसके बाद 7th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इनहिबिट्स मेटाहेलाइन इन्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट पेन। सो मेटाहेलाइन इन्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट पेन जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली एट्रीमिया, ये जो एनिमल है वो इनहिबिट करता है। सो मोस्ट कॉमनली एट्रीमिया ये जो एनिमल है वो मेटाहेलाइन इन्वायरमेंट स्मॉल पेन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट of abiotic factor the organism need to adapt for survival of the depth sea और deep sea। अगर हम deep sea में देखें मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर हम देखें तो किस प्रकार का एडाप्टेशन उस एनिमल को करना पड़ेगा या ऑर्गेनिज्म को करना पड़ेगा सर्वाइवल करने के लिए, ये क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो ये हम बिल्कुल ही कह सकते हैं कि नीचे अगर हम जाए तो टेम्परेचर हाई तो नहीं होने वाला, नीचे जो टेम्परेचर है वो लो होने वाला है। इसका मतलब सी एंड डी को तो हम वैसे ही कट कर सकते हैं। सो इसका आंसर एक तो लो टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, ए एंड बी, इससे ही कोई होने वाला है। अगर हम सेकेंड चीज़ को देखें तो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, क्योंकि लो ऑक्सीजन लेवल दोनों में ही है। ठीक है, तो अगर हम नीचे जाए, अगर हम इस तरह से देखें तो बहुत ज़्यादा डीप सी में अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे तो बहुत ज़्यादा उस वाटर का प्रेशर होने वाला है। ठीक है, राइट। सो नीचे जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऊपर, राइट। सो अगर हम डीप सी में अगर हम देखें तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो हाई रहेगा ना कि लो प्रेशर। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम डीप सी में जाए तो वहाँ पे प्रेशर हाई रहेगा, लो ऑक्सीजन लेवल एंड लो टेम्परेचर। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग HIV इज़ नॉट करेक्ट। सो रेट्रोवायरसेस तो हमें पता है, रेट्रोविरिडी मतलब HIV ये रेट्रोवायरस है तो वो रेट्रोविरिडी होगा। ऑन्कोवायरस नो, onco means it is a cancer, right? So HIV is not an oncovirus, so ये गलत है। It is associated with enzyme with reverse transcriptase of course, क्योंकि वो एक रेट्रोवायरस है और उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। The virus is present in the body fluid, ये भी सही है। इसका गलत पूछा है इसलिए ये एक ऑन्को वायरस है ऐसे कहा है, तो HIV इट इज़ नॉट एन ऑन्को वायरस। सो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। T1 बैक्टीरियोफाज में किस तरह की सिमेट्री प्रेजेंट होती है। सो T1 बैक्टीरियोफाज में बाइनल सिमेट्री मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है। जस्ट लाइक उसका हेड होता है, फिर टेल होता है और इस तरह से ये सिमेट्री प्रेजेंट होती है जिसे हम बाइनल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, सो T1 बैक्टीरियोफाज में बाइनल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, अगले क्वेश्चन को देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रिवेंट द वॉर्टेक्स फॉर्मेशन इन द फर्मेंटर। सो पहली चीज़ तो वॉर्टेक्स फॉर्मेशन मतलब क्या, अगर हम फर्मेंटर में देखें तो फर्मेंटर में क्या होता है, बहुत ज़ोर से मिक्सिंग होती रहती है ब्रॉथ में।
अगर वो मिक्सिंग हो रही है तो बहुत सारे एयर बबल्स फॉर्म होते हैं। वो एयर बबल्स फॉर्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हो रही है, जिसे हम कह रहे हैं वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। वो वॉर्टेक्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट कौन करता है? सो वॉर्टेक्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है बैफल्स। सो वो बैफल्स क्या है वो मैं आपको दिखा। सो दिस इज़ द फर्मेंटर। और इस फर्मेंटर में अगर हम देखें तो ये ब्रॉथ है जिसकी बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द एजिटेटर। ठीक है, सो एजिटेटर जब मिक्स करता है तो बहुत ज़्यादा एयर बबल फॉर्म होता है, और वो एयर बबल्स इस बाफल्स को, जो साइड में जो वॉल है वहाँ पे जो क्या होते हैं, वहाँ पे वो जाते हैं और वो क्या होते हैं, वहाँ पे निकल जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वो जो वॉर्टेक्स फॉर्मेशन है वो मिनिमाइज़ होता है। सो जो वॉर्टेक्स फॉर्मेशन को मिनिमाइज़ करने का काम कौन करता है, तो वो बैफल्स करते हैं। सो बैफल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमाइजिंग द वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। उसके बाद अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन ह्यूमन स्टमक। सो ह्यूमन स्टमक में मोस्ट कॉमनली अगर हम इस बैक्टीरियाज को अगर कंपेयर करके देखें तो मोस्ट कॉमनली स्टेफाइलोकोकस म्यूटेंस, ये जो है वो बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली ह्यूमन के स्टमक में पाया जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम देखें तो यही बैक्टीरिया जो है वो हमारे टूथ में या डेंटल प्लाक में जो है यही बैक्टीरियाज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। सो स्टेफाइलोकोकस म्यूटेंस जो है वो मोस्ट कॉमनली ऐसे बैक्टीरियाज है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13, naturally acquired active immunity would be most likely to be acquired through which of the following process। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है, दैट इज़ नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। सो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या है ये हमें पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक टेबल को देखते हैं। इस टेबल में हम अगर देखें तो दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी भी होती है और पैसिव इम्यूनिटी भी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब क्या, अगर हमारे बॉडी में कोई एंटीजन इनकाउंटर करे तो हमारी बॉडी उसके लिए एंटीजन बनाती है, सॉरी एंटीबॉडीज़ बनाती है, राइट। तो उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज़ लाइक दैट इम्यूनिटी यू कैन एक्वायर्ड फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स। समवन और समथिंग एल्स इज़ लाइक दैट कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली पास आउट होती है फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। लाइक इसमें भी दो एग्जांपल्स है या दो टाइप्स है, ये पहले हम देखते हैं। पहले दैट इज़ अ नेचुरल इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज़ आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स व्हाट, जब हमारे बॉडी में नेचुरली कोई एंटीजन इनकाउंटर होता है और उस एंटीजन के लिए हमारी बॉडी जब एंटीबॉडीज़ बनाती है, दैट इज़ अ नेचुरल। ठीक है, दैट इज़ एंटीबॉडीज़ आर मेड आफ्टर एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन। सेकेंड थिंग इज़ दैट आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इज़ दैट हम जब वैक्सीन्स लेते हैं तो हमारे बॉडी में हम एंटीजन जानबूझकर इनकाउंटर करते हैं और इसके खिलाफ हमारी बॉडीज़ क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करती है। तो दिट इज़ अ आर्टिफिशियल। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी कैसे फॉर्म होगी। सो नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी कैसे फॉर्म होगी, तो हमारी बॉडी में कोई नेचुरली इन्फेक्शन हो जाएगा तो उस इन्फेक्शन के खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रिपेयर करेगी, उसे हम कहेंगे एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। हम पैसिव इम्यूनिटी को भी देख लेते हैं। अगर हम पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बोलें तो मैंने बोला था पैसिव मतलब क्या, हमारे बॉडी में बनी बनाई एंटीबॉडीज़ जब हमारे बॉडी में हम देते हैं या एंटर करती है, उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एग्जांपल है नेचुरली। नेचुरल मीन्स जब मदर से फीटस तक जो एंटीबॉडीज़ जाती है उसे हम कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज़ लाइक दैट हम किसी दूसरे एनिमल्स में, लाइक हॉर्स होगा या फिर माउस होगा, जिस पे एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करते हैं और वो एंटीबॉडीज़ जब हमारे बॉडी में एंटर करती है उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी।
सो एक्वायर्ड पूछा है और एक्टिव इम्यूनिटी, उसके बाद नेचुरल पूछा है। सो नेचुरली मतलब जो नेचुरली जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होगा तभी हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेचुरली गेन कर पाएंगे। सो वैक्सीनेशन से तो नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन तो हम आर्टिफिशियल कहते हैं। सो ड्रिंकिंग क्लोस्ट्रम, नेचुरल बर्थ और इन्फेक्शन विद डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज़ द केस कि डी इसका आंसर है। जब इन्फेक्शन होगा हमारे बॉडी में और हमारी बॉडी जब उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करेगी, उसे ही हम कहेंगे नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन, एंटीबॉडी टाइटर रेफर्स टू। Antibody titers refers to, that is absolute amount of specific antibody, avidity of specific antibody, concentration of specific antibody, or highest dilution of antibody suitable to given a positive result in a test system. So yes, antibody titer हम उसे कहते हैं कि highest dilution में, मतलब कम से कम कितनी एंटीबॉडीज़ लगेगी जो पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम। हाईएस्ट डाइल्यूशन का है, मतलब कितनी कम से कम एंटीबॉडीज़ हमें रिज़ल्ट देने के लिए काफ़ी है। दैट इज़ द कॉल्ड एज ए एंटीबॉडी टाइटर, जिसे हम कहेंगे एंटीबॉडी टाइटर। ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी मैक्स ऑफ द एंजाइम विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल माइकल मेंडल काइनेटिक्स इफ V0 इज़ 2 माइक्रोमोलर पर मिनट एट 10 km। सो हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वी मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो पहली चीज़ जो दी है दैट इज़ V0 हमें दिया है। अलॉन्ग विद दैट हमें सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, दैट इज़ 10 km। सो ये दे दिया है। हमें फाइंड आउट करना है वी मैक्स की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हमें फॉर्मूला ये पता है, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई KM प्लस एस। सो दैट इज़ द फॉर्मूला जो हमें पता है। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वी मैक्स, तो हमें जो वैल्यू पता है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, दैट इज़ V की वैल्यू 2 है, वी मैक्स हमें फाइंड आउट करना है, एस हमें दिया है 10 km, तो हमने एस की जगह पे 10 km डाल दिया। सो 2 वैसे का वैसे रहेगा, वी मैक्स वैसे का वैसे रहेगा, 10 km रहेगा। हमने km प्लस 10 km को 11 km कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे km कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या, दैट इज़ 2 बच गया, km इंटू 10 एंड 11। हमें फाइंड आउट करना है वी मैक्स, इसलिए मैंने ये जो 11 है यहाँ पे डाल दिया और 10 नीचे जा गया। ठीक है, या ये 10 नीचे गया और यहाँ पे रह गया km। सो 2 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10, सो हमें मिल गया दैट इज़ 22 डिवाइडेड बाई 10। सो हमें पता है 22 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 2.2। सो दैट इज़ द 2.2, ये जो है ये आंसर है। तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इट्स वेरी सिंपल। सो 10 km दे दिया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, वैसे का वैसे यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखें तो दैट इज़ 2.2 माइक्रोमोल पर मिनट इनवर्स, यहाँ पे ये आंसर है। सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। न्यूमेरिकल देख के डर नहीं जाना है, वैसे के वैसे हमें सब फॉर्मूला पता है, तो वैसे के वैसे वैल्यूज़ है उसको पुट आउट कर देना है हमारे फॉर्मूले में। मैं फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ जो हमें पता है, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू वी मैक्स इंटू KM डिवाइडेड बाय V इज़ इक्वल टू वी मैक्स इंटू S डिवाइडेड बाय KM प्लस S। सो ये फॉर्मूला है जिससे हमें ये आंसर मिल गया, दैट इज़ 2.2 माइक्रोमोल पर मिनट इनवर्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने 15 क्वेश्चन ख़त्म कर दिए, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।